Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SNAP 2024 exam. Because in this video, I am going to discuss actual quants questions asked in SNAP 2023 slot 2 and this is part 2. तो guys, slot 1 में slot 2 के जो part 1 था उसमें हमने अराउंड 11-12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरा देखना. चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. इन सबका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैट के लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ कॉन्ट्स एंड एलआरडीए का प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये पहला क्वेश्चन है. टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर गिवन एज फॉलोज. a is equal to x square minus 5x plus 6 and b is equal to x square minus 9x plus 20. If x is smaller than 0, then which of the following is true? तो गैस आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. ए आपका बी से बड़ा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी है, या ए छोटा है बी से, या ए इक्वल टू बी है और नो रिलेशन पॉसिबल, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो गैस यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर एक्स 0 से छोटा है तो क्या होगा, कौन सा ट्रू होगा. तो गैस हम ऑप्शन से लेके चलते हैं. अगर हम ए ग्रेटर देन बी करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20. तो ये आपका आ जाएगा 4x ग्रेटर देन 14. एक्स आपका 7/2 से बड़ा आएगा. तो गैस अगर ए को बी से बड़ा होना है तो एक्स आपका हमेशा 7/2 से ऊपर ही रहेगा. तो यहाँ पे तो एक्स स्मॉल देन 0 पूछा गया, तो वो तो है नहीं इसमें. ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अब गैस अगर हम ए स्मॉलर देन बी करेंगे तो गैस यहाँ पे चेंज ये आएगा. जब हमने ए ग्रेटर देन बी किया तो ये आया मेरा. अगर हम ए स्मॉलर देन बी करेंगे तो बस साइन चेंज होगा. साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्मॉलर देन 7/2. तो गैस इसका मतलब ये है कि जब एक्स आपका 7/2 से छोटा है तब आपका ए स्मॉलर देन बी है. और मुझे चाहिए एक्स स्मॉलर देन 0. तो डेफिनेटली एक्स स्मॉलर देन 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको तो. ठीक है, क्योंकि 7/2 से कोई भी छोटी वैल्यू होगी उसके लिए ये आपका ये रहेगा. तो आप क्या बोल सकते हो, फॉर एक्स स्मॉलर देन 0 मेरा ए स्मॉलर देन बी रहेगा. तो आपका आंसर आ गया सेकंड वाला. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका. वैसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी एक तरह से माइंड वैसे भी होना चाहिए. इफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n. n की किस वैल्यू के लिए, n को क्या रखें कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी का ऐसा हो जाए कुछ. तो क्या सबको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी का होता है अंडर रूट ab. दो नंबर से ज्योमेट्रिक मीन होता है ना ये. तो क्या n की किस वैल्यू पे ये आएगा. तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से आप कर सकते हो. अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, जब आप n को -1/2 रखोगे तो आपको क्या दिखेगा. पहली बात तो ये है कि देखिए रूट आ रहा है, तो ऐसा कुछ n रखो जहां पे रूट आए. n को 0 रखने में कहीं रूट नहीं आएगा, 1 रखने में भी रूट नहीं आएगा. 1/2 और -1/2 रखने में ही रूट आ रहा है. अब -1/2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा. n को रखो -1/2, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a की पावर 1/2, ये हो जाएगा b की पावर 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में a की पावर -1/2 मतलब क्या, 1/√a प्लस 1/√b. इनको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, न्यूमिनेटर में तो ऐसा रहेगा, डिनोमिनेटर आपका ऐसे हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √ab. ये आपका कड़े आएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ab. तो गाइस ये क्लियर है कि n इक्वल टू -1/2 रखने पे मेरा ये फंक्शन जो एक्सप्रेशन है ये √ab हो जाएगा, जो जीएम होता है मेरा ज्योमेट्री मीन होता है. ठीक है, ये चीज है. इसी तरह से मैं बाकी दोनों भी लिखवा दे रहा हूँ. जीएम जैसे आपने देखा कि जीएम के लिए n इक्वल टू -1/2 है. अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होगा, एएम के लिए एएम क्या होता है, दो नंबर्स का, दो नंबर्स का एएम होता है a + b/2. तो n को क्या रखने में ऐसा होगा, जब n को आप 0 रखोगे. ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं गाइस. n को 0 रखेंगे तो मुझे मिलेगा अर्थमेटिक मीन इसी एक्सप्रेशन में. ठीक है, n को जब हम -1/2 रखते हैं तो मुझे मिलता है जीएम. हार्मोनिक मीन कब मिलेगा, n को क्या रखें, n को क्या रखें कि हार्मोनिक मीन मिल जाए. n इक्वल टू -1 रखोगे गाइस, तब आपको मिलेगा, देखो तब आपको मिलेगा 2ab अपॉन a + b जो होता है हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का. चाहे तो रख के देख लो. n को -1 रखो n को, यह आएगा आपका a की पावर 0 ऊपर मतलब 1, b की पावर 0 अपॉन
1/a प्लस 1/b, इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 2ab/a+b। ठीक है, तो ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। हो सकता है स्नैप में दोबारा ना पूछा जाए, बट किसी और नॉन एग्जाम में आ सकता है। तो फॉर n=0, n=1 दिस, n=-1 दिस। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन काफी पॉपुलर है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ये वहीं से कॉपी हुआ है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि जीएम पूछा गया था तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है, चलते हैं आगे। P, Q and R hit a target. If P hits the target once in 6 attempts, Q hits the target 4 times in 8 attempts, and R hits 5 times in 6 attempts. What is the probability that target is hit by at least 2 of them? तो कहे देखो यहाँ पे ये कैसा केस है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। P हिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, Q को क्या मतलब। तो ये केसेस कैसे हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट से केस हैं। और ये क्वेश्चन टाइप कैसा है, ये क्वेश्चन टाइप बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा। प्रॉब्लम इज सॉल्व, 3 लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हिट करने की। क्योंकि पी हिट कर रहा है टारगेट 6 वंस इन 6 अटेम्प्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या हो गई, पी की 1/6 हो गई। क्यू कर रहा है 4 टाइम्स इन 8 अटेम्प्ट्स, तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/8 हो गई, 1/2 हो गई। आर कर रहा है 5 टाइम्स इन 6 अटेम्प्ट्स, 5/6 हो गई। तो ये इनके तीनों की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2 ऑफ देम। एटलीस्ट 2 में क्या क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 प्लस ऑल 3, एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 2 में क्या क्या हो सकता है, इसको ऐसे बोल सकते हो, पी हिट करेगा, क्यू हिट करेगा, बट आर हिट नहीं करेगा। ठीक है, दो को हिट करना है ना, पी एंड क्यू ने हिट किया, आर ने हिट नहीं किया। अब आप बोल सकते हो पी ने हिट नहीं किया, क्यू एंड आर ने हिट किया। फिर आप क्या बोल सकते हो, तीसरे केस में आप बोल सकते हो पी ने हिट किया, क्यू ने हिट नहीं किया, आर ने हिट किया। तो आपको दो की पेयर बनाना है, तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 3 क्या हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों ने हिट किया। अब गाइस यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो इसको, ऐसे ले सकते हो, P इंटू क्यू इंटू आर नॉट प्लस P नॉट इंटू क्यू इंटू आर प्लस P इंटू क्यू नॉट इंटू आर प्लस P इंटू क्यू इंटू आर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वैल्यू डालना, आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा। यहाँ पे लिख लो, P आपका 1/6 है, Q 1/2 है, आर नॉट कितना होगा, आर कॉम्प्लीमेंट 1, 1 - 5/6, 1/6 हो जाएगा। P कॉम्प्लीमेंट होगा 5/6, Q 1/2, आर आपका 5/6। P आपका 1/6, Q कॉम्प्लीमेंट 1/2, आर आपका 5/6। फिर P इंटू क्यू इंटू आर, 1/6 इंटू 1/2 इंटू 5/6। तो गैस डिनोमिनेटर में तो पता है सबको, 6 इंटू 2 इंटू 6, नीचे 72 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ये 1 है, ये आपका 25 है। ठीक है, ये आपका 5 है, और लास्ट में ये अगेन आपका क्या है, ये आपका अगेन 5 है। तो गैस कितना आ गया, 31, 36, 36/72 फाइनली। तो मेरा आंसर आ गया 1/2। बट मोर देन द आंसर समझने वाली बात है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 दो हिट करेंगे एक नहीं करेगा, तो पेयर बनेंगे ना, पी क्यू करेगा, पी आर करेगा, क्यू आर करेगा, तो वो हो गया एग्जैक्टली 2। तो यहां तक मेरा एग्जैक्टली 2 हो गया। फिर एग्जैक्टली 3 क्या हो जाएगा, ऑल 3, तीनों हिट करेंगे, तीनों हिट करेंगे तो तीनों पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसी लैंग्वेज में कुछ भी आ सकता है कि 3 लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व, वही करना है आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर पूरी पड़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इसी को वैरायटी बोलते हैं। अब जिसने सारी वैरायटी देखी हुई है उसको ये क्वेश्चन देखते ही साथ आ जाना चाहिए। अगर आपको सोचना पड़ रहा है इस तरह क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं आपने वैरायटी कवर नहीं करी है। ठीक है, तो टेस्ट में पढ़ना पड़ेगा। An antenna is fixed vertically on the top of a 200-meter tower. The angle of elevation on the top of the tower of antenna is observed from the point on the ground is 60 डिग्री। तो कहते एक टावर है, इसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बोला है कि टॉप ऑफ द एंटीना से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है, ये R है। ये PQ आपका एंटीना है, QR आपका टावर है 200 मीटर्स का। ठीक है, तो एंटीना से यहाँ तक अगर कोई यहाँ से देखेगा तो उसको एंटीना इतने एंगल में दिखेगा। और बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। टावर से यहाँ पे एंगल बन रहा है 45, इसी इसी पॉइंट पे गाइस।
ठीक है, 45 बन रहा है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हाइट ऑफ द एंटीना। आपको ये निकालना है, हाइट ऑफ द एंटीना निकालनी है आपको। बस निकाल लो, ये कैसे निकलेगा? आपको पता है बेस सेम है, तो पहले आप क्या निकालोगे? बेस निकाल लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हो जाएगा tan 45। तो बी आपका आ गया 200। अब ये बेस एक बार 200 आ गया है, अब पूरे का ले लो आप। तो 200 प्लस इसको अगर आप x मान लो, 200 प्लस x अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60 √3। तो 200 प्लस एक्स इक्वल टू 200 √3 x आ गया, 200 √3 माइनस 200 कॉमन लोगे, √3 माइनस 1 0.73 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 146। तो 146 इज द आंसर। तो गाइस आपके पास एक्चुअली दो ट्राइंगल्स है ना। पहला जो स्मॉल नीचे वाला ट्राइंगल था, यहां से आपने बेस निकाल लिया जो कि 200 ही आया। फिर आपने पूरा ट्राइंगल ले लिया 200 प्लस एक्स, अगेन बेस से यूज कर लिया, एंगल 60 बना दिया, तो आपको एक्स मिल गया। तो ये बहुत ही ठीक क्वेश्चन है। मतलब गाइस 3 क्वेश्चन आ गए थे इसके, ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस के। Here are two boys 12 kilometers apart facing each other. They both saw hot air balloon in front of them. The first saw it in an angle of elevation 60 degree from the ground, whereas second saw it an angle of elevation 30 degree from the ground. Find the height of the air balloon. Guys दो बॉयज अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 12 है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये हॉट एयर बैलून है, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। हमको निकालनी है हाइट, ये जो हाइट है। तो क्या करेंगे? इतने पार्ट को अगर हम x मान लें तो ये कितना हो जाएगा गाइस? 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दो बार आप ट्रायंगल लगा दो, इसको अगर p मान लो, तो एक बार इस ट्रायंगल में हाइट को लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x इक्वल टू, यह आ जाएगा tan 60 सॉरी √3। तो h इक्वल टू आ गया √3x, ठीक है। आइए अब दूसरे में लगा दो, h अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3। tan 30 1/√3 होता है। यहां से आपका आ जाएगा h इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप h यहाँ रख दो √3x, तो √3x इंटू √3 इक्वल टू 12 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 12 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 12, x आ गया 3, x आपका 3 आ गया। बट एक बार x 3 आ गया तो क्या करना है आपको? निकालना क्या आपको? h निकालना है। h क्या आएगा? h हमारा √3x होता है, तो 3 √3 आंसर आ गया। तो दो बार आपको दो ट्राइंगल्स में हाइट एंड डिस्टेंस निकालने हैं, और कांस्टेंट चीज क्या है? हाइट। दोनों की हाइट कांस्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। 3 √3 इज द आंसर। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. गाइस एक ट्री था, अभी ऐसे था पी क्यू, अब ये ब्रेक हो गया यहां से मान लो, तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे ये तो रहेगा ही, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसे टच करेगा, और यही बोला जा रहा है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है टॉप से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट विद द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 25। ये डिस्टेंस 25 दी गई है। हमको बोला गया है हाइट ऑफ द ट्री। तो गाइस हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? जो पार्ट गिरा नहीं ये, और जो पार्ट ऐसे बेंड हो गया ये, तो हमको ये दोनों को हाइट को ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे? इसको पी क्यू आर मान लो, तो हमको एक तरह से क्या करना है, हमको पी क्यू प्लस पी आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, बेस दिया 25 और एंगल दिया 30। तो हाइट अपॉन पी क्यू अपॉन 25 इक्वल टू 1/√3। तो पी क्यू क्या आ गया? 25/√3, ये आ गया पी क्यू। अब गैस क्या करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो पी आर के लिए, 25/PR। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है गैस cos 30, cos 30 होता है 1/cos 30 से √3/2 होता है, ठीक है। cos 30 हमारा होता है √3/2। ये मेरा हो गया, ये आर इक्वल टू आ गया 50/√3। तो पी आर ये आ गया, पी क्यू ये, दोनों को ऐड कर दो, 50 प्लस 25 75/√3, ये आपका आंसर आ गया। नीचे इटरेशन अच्छा ही लगता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये हो गया 75 √3/3, मतलब 25 √3, ये आपका आंसर आ गया।
तो एक्चुअल आंसर आपका आ गया 25√3 हाइट ऑफ द ट्री। बस यहाँ पे कंसेप्ट यही था कि जो ओवरऑल ट्री था जब वो बेंड होगा तो टोटल हाइट अगर पूछी गई है तो यही तो होगी हाइट, जो गिरा है जितना पार्ट बाकी जितना पार्ट ये है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन लगातार आ गए थे हाइट एंड डिस्टेंस से। अब गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देयर आर 4 चिल्ड्रन 4 मदर, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल ऑफ देम कैन बी इंटरव्यूड सच दैट नो मदर इज इंटरव्यूड बिफोर हर चाइल्ड। तो गाइस देखो, टोटल इंटरव्यू कितने लोगों का होना है? टोटल इंटरव्यू 8 लोग का होना है। तो 8 लोग को अगर आप बिना रिस्ट्रिक्शन के अरेंज करो तो क्या होगा? यह आएगा आपका 8 फैक्टोरियल वेज। बट यहाँ पे एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है कि नो मदर इज इंटरव्यूड बिफोर हर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोले कि M1 C1, मदर पहले जा सकती है इंटरव्यू के चाइल्ड के, या फिर C1 M1, तो 2 केस आएंगे ना। या तो एक चाइल्ड की उसकी मदर पहले जाएगी इंटरव्यू में, या चाइल्ड पहले जाएगा। हमको रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है? मदर पहले नहीं जा सकती चाइल्ड की। जब भी ऐसा होगा चाइल्ड पहले जाएगा फिर मदर जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि सारे केस अरेंज हैं, हमको इन दो में, अगर आप इसको अरेंज करो, दो में अरेंज होगा ना 2 फैक्टोरियल वेज में, तो हमको ये केस हटाने पड़ेंगे। तो कैसे हटेंगे? डिवाइड करके। तो ये हटेगा आपका डिवाइड करके, सारी मदर चिल्ड्रन की पेरिटी ऐसा होगा, तो ये आपका 4 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 16। 8 फैक्टोरियल इज वॉट? 40320/16। सो काट दो, 16 2 या 32, ये आपका आ गया 16 5 या 80, और ये आपका आ जाएगा 2520। ये आंसर आ गया आपका बस। ठीक है, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन और देखे होंगे आपने जहां पे रिस्ट्रिक्शन को ऑलरेडी बोल दिया था कि ये रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको आपको उतना बार डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो गाइस ये 7 ही क्वेश्चन आज थे बिकॉज ऑलरेडी हम करा चुके थे। और गाइस ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैकल्टी स्टूडेंट से कोलेक्ट करके मिलते हैं, क्योंकि स्नैप अपने ऑफिशियल क्वेश्चन रिलीज नहीं करता है। क्वेश्चन एक्चुअल होते हैं ये, बड़ी मेमोरी बेस्ड होते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट गया उसको कुछ याद है उसने बता दिया ऐसा कुछ, बट आपके लिए अच्छा है ये। तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में अगर एनमैट स्नैप का प्रिपरेशन करना है तो अभी भी टाइम है गाइस। हम लोग का एनमैट स्नैप का क्रैश कोर्स के एनरोलमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं। कोई अगर अभी भी स्टार्ट करेगा जीरो से उसका भी चांस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस, स्नैप एंड मैट का कंटेंट टफ नहीं होता है, डिफिकल्टी लेवल टफ नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आपको 2 ढाई महीने एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो बता दिया जाए, आराम से आप निकाल लोगे। हर साल मॉकजोन से काफी लोग अक्टूबर में सितंबर एंड में लेते हैं कोर्स, एंड SIB में सेमिचार्ट जाते हैं। क्योंकि मेन चीज ये नहीं होती कि कितने आवर्स, कितने घंटे, कितने महीने पढ़ रहे हो, मेन चीज होती है कि एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हो। क्योंकि आप रैंडम वे में पढ़ोगे तो भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग के पास इस टाइम पे कंटेंट ज्यादा होना कंफ्यूजिंग है। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल कंटेंट है, एग्जैक्टली आपको यही पढ़ना है, 100% एग्जाम निकल जाएगा। तो गैस 5 से 6 सीटें रह गई हैं इस क्रैश कोर्स की। स्नैप का क्रैश कोर्स 3500 का है हम लोगों का, एंड मैट का क्रैश कोर्स भी 3500 का। कॉम्बो पैक बेस्ट है 3999 का, इसमें मॉक्स इंक्लूडेड है। हम लोग का जो कंप्लीट कोर्स था उसके जितने भी रिकॉर्डेड, जितनी भी क्लासेस हुई सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी विद शेड्यूल, प्लस 15 अक्टूबर के बाद से लाइव क्लासें होंगी, जहाँ पे मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चन लाइव डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे वैरायटी के। तो बस 2 ढाई महीना जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ लो। ठीक है, अंडरग्राउंड हो गया, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। बाकी PYQs भी आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लस हम डिस्कशन भी कराएंगे। एनमैट स्नैप के मॉक्स आपको मिलेंगे, 12 एनमैट 15 स्नैप। तो गाइज यू कैन चेक आउट द कोर्स। काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं हम लोगों के। ठीक है, 90% स्टूडेंट रिव्यू से ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, SRCC CMAT CET CUT का डेडिकेटेड बैच स्क्रैच से पूरा लाइव बैच 28 से स्टार्ट हो रहा है टेंटेटिवली, आप चेक कर सकते हो। गाइस जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। काफी लोगों को लग रहा है बहुत टाइम है SRC CMAT के लिए, बट एक्चुअली टाइम नहीं है। तो ये सिलेबस बहुत वाइड वेरायटी वाला है, और SRC एग्जाम ऐसा है कि 4-5 लाख की फीस में आपको 12-13 लाख का पैकेज देता है। बाकी अगर आपको मॉक्स चाहिए तो मॉक्स ले सकते हो, बहुत रेलेवेंट मॉक्स हैं। ठीक है, एनमैट स्नैप के ये मॉक्स के हम लोग के रिव्यूज हैं, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो उसको, काफी सारे रिव्यूज आते हैं। तो गाइस ये डिफरेंस होता है जो कैट में डिपेंड है। कैट में डिपेंड मत दो, अगर आपको लग रहा है कि टॉप 25 कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो कैट छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, कैट करो, बट नॉन कैट में फोकस ज्यादा कर लो। वरना कैट में, नॉन कैट में क्या है अभी हो सकता है, बट कैट में इंप्रूवमेंट चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। भाई कोई भी डाउट आता है डायरेक्टली मुझे पिंग करना। अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज है, मेन चीज क्या है कि आपको पूरा प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा बिकॉज बैच साइज छोटा होता है, और डायरेक्टली मैं ही स्टूडेंट से बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग पूरा रहेगा। ये नंबर है, यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। बाकी मॉक्सम.in में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।